एक ऐसी दुनिया का सोचो जहां इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच हर रोज जंग होता है और हर रोज जिंदगी और मौत का खेल चल रहा होता है। तो आज की कहानी एक ऑर्डिनरी इंसान के आसपास घूमती है जो कि एक दिन एक अलग ही ताकत का मालिक बन जाता है। जब एक रेयर स्किल उसे मिलती है तब वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन इस ताकत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या हम लोग की एमसी जिसका की नाम कहानी में सियानवो होता है, क्या सियानवो अपनी इंसानियत को बचा पाएगा? तो यार देखो, आज की जो कहानी है सच में ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज की जो वीडियो है इसे आखिरी तक देखोगे। तो चलो यार बिना किसी देरी के आज की जो कहानी है इसे शुरू करते हैं। सियानवो जो कि अपनी गोदी में किसी को पकड़ के रखा था और तब सियानवो के सामने अभी हम लोग को चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल मतलब डिस्ट्रैक्शन को दिखाए जाते हैं। सियानवो अभी उसकी गोदी में जो लड़की है उसे बोलने लगता है कि बस तुम कुछ और देर तक ऐसे ही होल्ड करो क्योंकि बहुत ही जल्दी जो इमरजेंसी सर्विस है वो भी आने वाले हैं। अभी सानपो की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी वो लड़की सानपो से कहने लगती है कि ये सब कुछ पूरी तरीके से बेकार है और ज्यादा देर ना हो जाए उससे पहले प्लीज तुम मेरी जो टेलीपोर्टेशन स्किल है उसे ले लो। लड़की की कही हुई बातों को सुनने के बाद सानपो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो आगे से लड़की सानपो से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और इसके साथ ही सानपो से कुछ ऐसा बोलती है जो कि तो अभी हम लोग को नहीं दिखाया जाता। लेकिन लड़की के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सानपो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन सानपो अभी लड़की से बोलता है कि प्लीज तुम ज्यादा बातें मत करो। लेकिन हम लोग को लड़की की जो हालत है उसे भी देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लड़की अभी बिर करके सानपो से बोलती है कि प्लीज तुम मेरे स्किल को ले लो और यहाँ से चले जाओ। और ये बोलने के साथ ही अभी ये लड़की यहीं पे दम तोड़ देती है। सानपो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लड़की से आखिरी बार माफी मांगता है क्योंकि सानपो ने उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। और देखते ही देखते अभी सानपो की जो बॉडी है उसके अंदर से ग्लोइंग जो ऑरा है वो बाहर की ओर निकालने लगता है। देखते ही देखते ये जो ऑरा है ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सानपो एक पागल कुत्ते की तरह बहुत ही जोर जोर से गुंगराने लगता है। और ये सब कुछ तमाशा करने के बाद ही सानपो जो लड़की थी उसके पास से उसकी जो टेलीपोर्टेशन स्किल थी उसे अपनी बॉडी के अंदर शोषण कर लेता है। अभी लड़की की जो टेलीपोर्टेशन स्किल थी उसे शोषण करने के बाद सानपो लड़की के चेहरे को आखिरी बार देखती है और उठ के यहाँ से जाने लगता है। तो अभी हम लोग को सानपो की जो एबिलिटी है उसके बारे में जानने के लिए मिलता है। सानपो की जो एबिलिटी है वो एक ऐसी एबिलिटी है जिसके माध्यम से सानपो किसी के भी एबिलिटी को अपने अंदर ले सकता है। मतलब आप लोग टैलेंट कॉपी कैट वाली मानोहा तो देखे ही होंगे, तो आज की मानोहा भी थोड़ा उसकी तरह ही है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को नैरेटर आके बताने लगता है कि ये बहुत समय पहले की बात है। दुनिया में अचानक से आसमान में बहुत सारे पोर्टल ओपन होने लगे और इन सभी पोर्टलों से बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आने लगे। और इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि करोड़ों की संख्या में जो लोग है वो मारने लगे, कई तो जख्मी भी हुए और जो लोग जिंदा है वो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं रेफ्यूजीज की तरह। और इस हादसे के बाद जितने भी पावरफुल कंट्रीज थे वे सभी अपने अपनी मिलिट्री पावर यूज करके इन सभी मॉन्स्टरों को मारने की कोशिश की, इन सभी को सप्रेस करने की कोशिश की। लेकिन परिणाम सबको ही पता था, आखिरकार इंसान उन सभी मॉन्स्टरों की पावर के सामने कैसे जीत सकता था। इंसानियत पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गया। मॉन्स्टरों से अपने आप को बचाने के लिए ह्यूमैनिटी इधर उधर करके छुपने लगे। इंसानी जाति को अपने सामने ही इस दुनिया का अंत दिखाई देने लगे। लेकिन ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, मतलब प्रेजेंट टाइम से 3 साल पहले की बात है जब इंसानियत के अंदर मेटा ह्यूमन दिखाई देने लगे। और जो मेटा ह्यूमंस थे वो सभी अपने अपनी एबिलिटी के माध्यम से जितने भी पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिन लोगों को पावरफुल कंट्रीज अपनी मिलिट्री पावर से हरा नहीं पाए, उन सभी को बहुत ही इजीली डिफीट करने लगे। देखते ही देखते इंसानियत के अंदर मेटा ह्यूमंस की संख्या इंक्रीज होने लगे। वे सभी मेटा ह्यूमंस फोर्सेस के अंदर ज्वाइन होके जो सेफ जोन है उसे बनाने लगे जो कि सिटी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सभी लोग पहले की तरह ही खुशी खुशी रहने लगे। और जैसा कि हर एक चीज के दो पहलू होती है, इसी तरह ही सेफ्टी जोन की तरह नॉन सेफ्टी जोन भी होता है जिसको कि विल्डरनेस कहा जाता है। और इस नॉन सेफ्टी जोन में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में रहते हैं, डर डर के जीते हैं। क्या पता कब कौन सा मॉन्स्टर आके इन सभी के ऊपर अटैक करके इन सभी को मार दे। और देखते ही देखते इस तरीके से इंसानियत 2 हिस्सों में बांट गए, एक सेफ्टी जोन में रहने वाले और एक नॉन सेफ्टी जोन मतलब विल्डरनेस में रहने वाले बन गए। सीन चेंज हो जाता है। अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। तो अभी से कहानी शुरुआत से शुरू होती है। तो पिछले 4-4.5 मिनट से मैंने जितने भी बकवास किए वो तो बस सिर्फ ये वाली मानोहा की इंट्रोडक्शन ही था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी भी वीडियोस को बिना स्किप किए देख रहे होंगे। और अगर देख रहे हो तो इसी वक्त कमेंट करके बोलो थारा भाई जिंदा है। सो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को एक विल्डरनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे संख्याओं में लोगों को भी देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे इन सभी का जो कैप्टन है वो पीछे की ओर घूमते हुए अभी पूछने लगता है कि ओए गाइड, हम लोगों ने अभी भी उस जगह पे नहीं पहुंचा है ना? और तूने पहले भी बोला था कि तू कोई मेटा ह्यूमन नहीं है,
मतलब तू एक नॉर्मल इंसान है और तूने अपना नाम क्या बताया था। तो कैप्टन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो लौंडा चेहरे से मास्क को हटाते हुए बोलता है कि मेरा नाम सानबो है। सानबो अभी इन सभी को ऊपर की ओर देखने के लिए बोलता है और जैसे ही वे सभी ऊपर की ओर देखते हैं तो हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लाशें ऊपर की ओर लटके हुए हैं। सानबो इन सभी से बताता है कि हम लोग ऑलरेडी ब्रश स्पाइडर के डोमेन के अंदर आ चुके हैं। सानबो अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को समझाने लगता है कि जो 19th क्लास ब्रश स्पाइडर है उन सभी को हंट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। हम लोग पहले उन सभी के पैरों को काटेंगे, उसके बाद उसके हेड को काटेंगे और उसके बाद ही हम लोग उसके बॉडी को कलेक्ट कर लेंगे और हो सके तो तुम सभी फाइट के शुरुआत में ही स्पाइडर के फ्रंट के 2 लेगों को काट देना, क्योंकि स्पाइडर सबसे पहले उसी दोनों लेगों से ही अटैक करते हैं। लेकिन एक और बात याद रखना, जब भी स्पाइडर अपने मुंह से व्हाइट कलर की वेब्स छोड़े तो उससे बच के रहना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर तुम थोड़ा सा भी रेकलेस हो जाते हो, मतलब तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाता है, तो इंस्टेंटली स्पाइडर वेब्स के कारण तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। सानबो की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सामने से एक पर्सन बोलता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, हम सभी मेटा ह्यूमन है, तुम्हारी तरह एक कचरा नॉर्मल ह्यूमन नहीं। वह पर्सन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद सानबो उससे माफी मांगता है वो सब कुछ बोलने के लिए। लेकिन इसी समय सानबो को यह महसूस होता है कि उसके पीछे एक स्पाइडर आ चुका है और वो स्पाइडर यहाँ पे आते ही जाली फेंक के अटैक भी कर दिया होता है। लेकिन इसी समय सानबो जल्दी से सामने की ओर कूद पड़ता है और देखते ही देखते सामने की ओर जो मेटा ह्यूमन था उसे धक्का देके साइड कर देता है। सानबो जल्दी से अपने आप को संभाल के इन सभी से बोलने लगता है कि हे तुम सभी आखिरकार क्या कर रहे हो, जल्दी से इसके अटैक से बचो। सानबो ने अभी अभी जिस पर्सन को बचाया था वो भी सामने की ओर जो स्पाइडर है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो पर्सन अभी चिल्लाते हुए अपने जितने भी साथी है उन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी जल्दी से अपने अपने पोजीशन को पकड़ लो। इसी समय तो हम लोग को इनमें से एक लौंडे को देखने के लिए मिलता है जो कि सामने की ओर इतना बड़ा एक स्पाइडर को देखने के बाद बोलने लगता है कि ये तो 19th क्लास स्पाइडर है। लेकिन आगे की ओर वो स्पाइडर दोबारा से अपना जो वेब से उसे फेंकने के लिए रेडी हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद सानबो भी अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सानबो अभी चिल्लाते हुए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम सभी अभी भी खड़ा होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से स्पाइडर के अटैक से अपने आप को बचाओ, उस अटैक को डॉज करो। सानबो अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन इतने में ही अभी वो स्पाइडर अपनी जो वेब से उसे छोड़ देता है और ये स्पाइडर वेब्स बहुत ही तेजी से आके एक मेटा ह्यूमन के गले के आर पार हो जाता है और वो पर्सन एक ही अटैक में वहीं पे तुरंत ही मारा जाता है। और इस चीज को देखने के बाद उस पर्सन के साइड में जो एक और मेटा ह्यूमन था उसकी अभी फट के 64 हो जाती है। सानबो अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को इतना ज्यादा पैनिक होता हुआ देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम सभी यहाँ पे इसी तरीके से एक ही जगह पे खड़े रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ये बोलने के साथ ही सानबो तो अभी अपने मन में ही यही सोचता है कि शायद से कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो स्क्वाड है इसका अटैकिंग लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। सानबो को तो अभी सानबो को गाइड करने का काम जिसने दिया था उसकी ही बात याद आने लगती है, जहाँ पे उसने ये बताई थी कि ये जो स्क्वाड है ये 18th क्लास मॉन्स्टरों को बहुत ही आराम से डिफीट करके आया है, तो तुम्हें इन लोगों की गाइड बनना होगा जिससे कि तुम्हें अच्छा खासा इनाम भी मिले। लड़के की इन सभी बातों को याद करके सानबो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन ही बोलता है कि ये स्क्वाड एक ट्रेंड स्क्वाड है। ये बात तो पूरी तरीके से झूठ है। सानबो अपने मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय अभी हम लोग को वही मॉन्स्टर को दोबारा से देखने के लिए मिलता है जो कि अभी दोबारा से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। तो सानबो भी अभी चिल्लाते हुए सभी को बोलता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करने के लिए आ रहे हैं, रेडी हो जाओ। सानबो की इस बात को सुनने के बाद अभी हम लोग को एक शॉटमैन को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉट के माध्यम से इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसा कि मॉन्स्टर की जो पावर है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इसके कारण इस पर्सन को अभी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी जो एबिलिटी है उसे भी यूज करना पड़ता है। देखते ही देखते इस इंसान की जो बॉडी है वो ग्लो होने लगता है और देखते ही देखते अभी एक बहुत ही जोरदार पंच मॉन्स्टर के ऊपर दे भी मारता है। देखते ही देखते यहाँ पे बहुत ही जोरदार एक धमाका होता है। सानबो अभी इस अटैक को देखने के बाद अपने मन बोलता है कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर सके, लेकिन जो भी है ये बात तो सच है कि ये एक मेटा ह्यूमन है। दूसरी तरफ अभी हम लोग को उस स्पाइडर को भी देखने के लिए मिलता है। स्पाइडर की हालत इस फिस्ट के कारण थोड़ा सा खराब हो जाता है। अभी स्पाइडर को थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ देखने के बाद अभी वही पर्सन दोबारा से अपना जो स्वॉर्ड है उसे स्पाइडर की ओर टांगते हुए सभी को चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी एक साथ अटैक करो। देखते ही देखते सभी लोग अभी स्पाइडर के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके पास जो भी हथियार है उसके माध्यम से स्पाइडर की बॉडी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वे सभी लोगों को इस तरीके से अटैक करते हुए देखने के बाद सानबो चिल्लाते हुए और गुस्से के साथ सभी लोगों से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम सभी उसके बॉडी के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, जल्दी से सबसे पहले स्पाइडर के लेगों को काटो। सानबो इतना बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय वो स्पाइडर दोबारा से बूस्ट अप हो जाता है। देखते ही देखते अपनी बॉडी को अभी इधर उधर करके घुमाता है और इस चीज के कारण जितने भी सोल्जर
स्पाइडर के ऊपर अटैक किए थे वे सभी एक साथ इधर उधर छिटक के गिरता है। स्पाइडर का तो बस इतनी सी अटैक में बहुत सारे लोग ऐसे ही मारा जाते हैं। और इन सभी चीजों को देखने के बाद स्वॉर्डमैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के साथ अपनी जो एबिलिटी है उसे यूज करते हुए बहुत ही तेजी से स्पाइडर के ऊपर शॉट के माध्यम से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन स्पाइडर स्वॉर्डमैन का जो अटैक है उसे अपने एक टेंटिकल से रोक लेता है और दूसरा जो टेंटिकल है उसे स्वॉर्डमैन के छाती के आर पार कर देता है। अभी स्वॉर्डमैन को खाने के लिए ये स्पाइडर ऊपर की ओर उठाता है। स्वॉर्डमैन भी दर्द के मारे जोर से गुंगराता है। स्वॉर्डमैन को अभी ये स्पाइडर अपने मुंह के अंदर डाल पाता उससे पहले ये स्वॉर्डमैन अपने हाथों से स्पाइडर के स्पाइक को कस के पकड़ लेता है। और मुझे माफ करना, मैं तब से टेंटिकल बोल रहा था क्योंकि टेंटिकल एंड स्पाइक के अंदर आसमान और जमीन का फर्क होता है। तो जो भी है अभी वो स्वॉर्डमैन स्पाइक को पकड़ के अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली एबिलिटी है उसे यूज करने लगता है और बहुत ही जोरदार एक झटका स्पाइडर को दे मारता है। और इतनी बड़ी एक झटका खाने के बाद अभी वो स्पाइडर जो स्वॉर्डमैन है उसे अपने से दूर कर देता है। अभी वो स्वॉर्डमैन लुढ़कते हुए फुदकते हुए सियोनबो के साइड में आके ही गिरता है। तो स्क्वाड मेंबर को इस तरीके से मारा जाते हुए देखने के बाद सियोनबो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। बोलने लगता है कि इस अटैकिंग स्क्वाड में ज्यादातर लोग तो न्यूबी है और जितने भी लोग थे वो सभी तो मारा ही जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। स्पाइडर भी अभी अपनी आंखों से सियोनबो के ओर घूर घूर के देखने लगता है। सियोनबो बोलता है कि सभी चीजें आखिरकार इस तरीके से बिगड़ कैसे गई। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं यहाँ पे तो सिर्फ एक गाइड हूँ। सनबो की एक कहते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को विल्डरनेस एरिया 17 का सीन दिखाया जाता है और जैसा कि ये एक विल्डरनेस है, मतलब ये एक नॉन सेफ्टी जोन है और यहाँ पे हम लोग को अभी बहुत सारे लोगों को भी देखने के लिए मिलते हैं। और इस विल्डरनेस के अंदर अभी हम लोग को एक घर को देखने के लिए मिलता है जो कि एक ऑफिस टाइप होता है और इसी ऑफिस के अंदर किम नाम के एक पर्सन को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है। और ये जो किम नाम का पर्सन है ये इस एरिया 17 का ब्रांच मैनेजर होता है। इसी जगह पे हम लोगों को एक और लड़की को देखने के लिए मिलती है और ये जो लड़की है इसका नाम होता है जेमी और जेमी इस एरिया का एक्सचेंज रिसेप्शनिस्ट होती है। जेमी आईने में अभी अपने चेहरे को घूर घूर के देख ही रही थी। इसी समय यहाँ पे किम आ जाता है। किम आते ही जेमी से बोलने लगता है कि चेंसो हंटर टीम को बोलो यहाँ पे आके सेंटर को एक्सचेंज करने के लिए। जेमी बोलती है कि ठीक है मैं बोल देती हूँ। और क्या ये बैरियर को दोबारा से रिपेयर करने के लिए है? तो किम बोलता है कि हाँ ऐसा ही, और मुझे पता नहीं आखिरकार वो अमीर के दल्ले क्या सोच रहा है। किम की मुंह से इस बात को सुनने के बाद जेमी किम से पूछती है कि ब्रांच मैनेजर आखिरकार आप क्या बोल रहे हैं? तो किम बोलता है कि अरे माफ करना, मैं तो बस अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। किम अभी सनबो के बारे में पूछता है तो जेमी बताती है कि किम ब्रास स्पाइडर हंटिंग टीम के गाइडिंग में गया है। किम बोलता है कि क्या सिर्फ ब्रास स्पाइडर? तो हिसाब से तो उन लोगों को अभी तक आ जाना चाहिए था, आखिरकार इतनी देर उन लोगों को क्यों लग रहा है? लेकिन इस समय जो ब्रांच मैनेजर किम है वो ज्यादा चिंता न करते हुए यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते बोलने लगता है कि मैं फालतू में ही सनबो के बारे में चिंता कर रहा हूँ, वो खुद को सेफ रख सकता है। और तुम जेमी जब सनबो यहाँ पे आएगा तो उसे दोबारा से प्रिपेयर होने के लिए बोलना है क्योंकि उसे दोबारा से कहीं पे जाना है। तो जेमी बोलती है ठीक है मैं पता दूंगी। लेकिन अभी जाते जाते किम रुक जाता है। वो दोबारा से जेमी से पूछने लगता है कि सनबो जिस टीम को गाइड कर रहा है आखिरकार वे लोगों ने अपना अपना रैंक क्या सबमिट किया है? अभी किम का ये पूछने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को दोबारा से सनबो के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनबो अभी स्पाइडर के सामने खड़ा हुआ था। अभी तो सनबो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि वो जो स्पाइडर है वो दोबारा से अपना जो वेब से उसे फेंकने के लिए रेडी होने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद सनबो अभी अपने पास से एक कट्टे को बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही स्पाइडर से ये बोलता है कि मैं तो सिर्फ इन लोगों का गाइडिंग हूँ। लेकिन इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्पाइडर को सनबो की बात घंटा भी समझ में नहीं आती है। वो स्पाइडर सनबो के ऊपर अटैक कर देता है। सनबो अभी अपनी जगह से उछल के वेब से पहले बचता है, उसके बाद कट्टे से स्पाइडर की ओर गोली मार देती है। सनबो को अभी ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद अभी आत्मरी हालत में पड़ा हुआ वो जो शॉर्टमैन था वो बोलने लगता है कि तुम्हारे पास ये जो बुलेट है वो सभी उस स्पाइडर को कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आगे से सनबो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी बोलता है कि अबे साले चुप हो जा और सिर्फ देख और ज्यादा बकवास मत कर। सनबो की एक कहते ही अभी हम लोग को स्पाइडर की बॉडी में अटके हुई सभी गोलियों को देखने के लिए मिलती है और पता नहीं सीन क्या है, लेकिन ये सभी गोली अभी देखते ही देखते चमकने लगती है और देखते ही देखते यहाँ पे बहुत ही जोरदार एक ब्लास्ट हो जाता है और इस धमाके की वजह से स्पाइडर का हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। स्पाइडर इंजर्ड हो जाता है। अभी वो शॉर्टमैन भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है कि कोड बुलेट अगर तुम्हारे पास पहले से ये चीज थी तो पहले तुम इसे यूज क्यों नहीं किए हो? शॉर्टमैन की मुंह से इस बात को सुनने के बाद सनबो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के साथ अभी बोलने लगता है कि तुम सभी ने अपना अपना रैंक जो सबमिट किए हो उस हिसाब से अगर तुम सभी उतने ही स्किलफुल होते तो शायद से अभी ये सब कुछ देखना ही ना पड़ता। सनबो की इस बात को सुनने के बाद अभी शॉर्टमैन कुछ नहीं बोल पाता, बस घूंघराने ही लगता है। सनबो अभी पिस्तौल के अंदर से गोलियों का जो छिलका होता है उसे बाहर की ओर निकालते हुए बोलने लगता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी जो प्रीसियस कोड बुलेट थी उसे वेस्ट करना पड़ा। इसके साथ ही सनबो अभी शॉर्टमैन से तो ये भी बोलता है मुझे अच्छी तरीके से देखो
देखो आखिरकार एक नॉन मेटा ह्यूमन किस तरीके से खुद की स्किल के माध्यम से और इसके साथ ही एक प्रॉपर इक्विपमेंट के माध्यम से 19 लेवल तक मॉन्स्टरों को मारता है। और इसके साथ ही किम उस शॉर्टमैन को अभी बुद्धू और एक नकली मेटा ह्यूमन भी बोलता है। अभी इन सभी बातों को बोलने के साथ ही शानपो एक डैगर को पकड़ के बहुत ही तेजी से अभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और जाते जाते ये भी बोलता है कि मैं एक गाइड होने के बावजूद 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टरों को हंट किया है। देखते ही देखते शानपो डैगर को स्पाइडर के एक लेग में जाके घुसा देता है और देखते ही देखते एक ही झटके में स्पाइडर मॉन्स्टर के लेग को काट भी देता है। लेकिन शानपो अभी यहीं पे नहीं रुकता। शानपो दोबारा से ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बाकी जितने भी लेग है उन सभी को ही बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ काट देता है। देखते ही देखते स्पाइडर मॉन्स्टर अभी धराशायी हो जाता है। शानपो अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ शॉर्टमैन से बोलता है कि तो मैं पहले ही बोला था कि जाके मॉन्स्टर के पैरों को जल्दी जल्दी से काटो, लेकिन उस टाइम पे तुम लोग मेरी बातों को नहीं सुने थे, तो अब भुगतो तो मुझे क्या। और ये बोलने के साथ ही अभी शानपो मॉन्स्टर के सिर के पास जाता है, अपने डैगर को मॉन्स्टर के सिर के अंदर धंसा देता है और देखते ही देखते सिर को बॉडी से अलग कर देता है। अभी तो शॉर्टमैन भी शानपो को इस तरीके से एक 19 क्लास मॉन्स्टर को मारते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। शानपो अभी बीस्ट को मारने के बाद चैन की सांस लेता है और इसके साथ ही अपने चेहरे से खून को साफ करते हुए शॉर्टमैन से पूछने लगता है कि तुम लोगों ने अपना अपना जो रैंक सबमिट किए थे वो सभी फेंक देना, और वैसे भी जो सैलामेंडर है वो तो साल में एक ही बार स्किन को छोड़ता है, और तुम लोगों ने एक 18 क्लास रैंक के सैलामेंडर के स्किन को लेके ये प्रिटेंड किया कि तुम लोगों ने ही उसका हंट किए हो। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी शानपो उस शॉर्टमैन के छाती के ऊपर पाँव रखते हुए उसे बोलने लगता है कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा इडियट्स हो। फेक रैंकिंग का जो पेपर है उसे तैयार करने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में शायद से तुम लोग अपनी स्किलों को सुधार सकते थे। तो छोड़ो, जो है सो है, तुम लोग चाहे जिस तरीके से भी हंटिंग करो, ये मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन तुम सभी तो एक चीज को जानते ही थे ना कि इस तरीके की ट्रिकों को यूज करना मतलब इसका परिणाम क्या होने वाला है। शानपो की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद शॉर्टमैन अभी अपनी कपकपाती हुई आवाज में शानपो से बोलने लगता है कि हाँ, मैंने अपराध किया है। तो आगे से शानपो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए शॉर्टमैन से बोलता है कि सच में ये कितना ज्यादा घिनौना है। अगर मेरे पास तुम लोगों को मारने के लिए अथॉरिटी होती तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुरंत ही तुम लोगों का सर यहीं पे काट देता। शानपो अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय शानपो के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, हाँ मार दो, इसे मार दो, और इस पर्सन के पास से इसकी जो एबिलिटी है उसे छीन लो। इस आवाज को सुनने के बाद शानपो भी एक पल के लिए पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसी समय शॉर्टमैन शानपो से बोलने लगता है कि मेरी जो हालत है इस हिसाब से मैं ज्यादा देर तक नहीं बचूंगा, और सर्विसेज यहाँ पे आके मुझे मारे उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा देर भी हो जाएगा। और जिस सर्विसेज की बात यहाँ पे बताया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे नॉट रखा गया है। शॉर्टमैन शानपो को इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन शानपो शॉर्टमैन की एक भी बातों को नहीं सुनता है। उसका तो ध्यान अभी उसके दिमाग में जो आवाज गूंजी थी उसी के ही ऊपर होता है। शानपो तो बहुत ही ज्यादा परेशान भी होने लगता है, अपने मन में ही सोचने लगता है कि कुछ देर पहले वो कैसी आवाज थी जो कि मुझे इस पर्सन को बार बार मारने के लिए बोल रहा था। लेकिन शानपो अभी अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है और अपने मन में ही बोलता है कि शायद से ये मेरी ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, शायद से मैंने ही कुछ गलत आवाज सुन ली। और इसके साथ ही शानपो मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है जेमी के ऊपर, क्योंकि जेमी की वजह से शानपो इन लोगों के साथ यहाँ पे आया था और सिचुएशन भी अभी इस तरीके का हो चुका है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को शानपो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अभी जेमी के पास ही आ गया होता है। शानपो चिल्लाते हुए जेमी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे उस तरीके की एक कचरे टीम के साथ भेज दो। शानपो की कही हुई बातों को सुनने के बाद जेमी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जेमी अभी बार बार शानपो को शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन अभी शानपो का जो गुस्सा था वो आसमान छू रही थी। शानपो तो अभी ये भी बोलने लगता है कि ब्रांच मैनेजर किम भी उस टीम के तरह लाई हुई जो सैलामेंडर की स्किन थी उसे पहचाने नहीं पाई। वाह क्या सीन है। शानपो की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जेमी अभी शानपो को शांत करने के लिए बोलने लगती है कि मैं भी उस टाइम पे पूरी तरीके से गलत थी। उन लोगों ने पहले से ही हम लोगों को ट्रिक करने का प्लान बनाया था। लेकिन शानपो अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। शानपो गुस्से के साथ बोलने लगता है कि इस रेड के दौरान जितने भी मटेरियल मिले उन सभी के अंदर से कुछ भी हिस्सा मैं किसी को भी नहीं देने वाला, और तो और आगे से मेरे जितने भी क्लाइंट होंगे उन सभी का जो रिकॉर्ड से मतलब उन सभी का जो इन्फॉर्मेशन है उसे मुझे पहले ही दे देना। और हम लोग को दिखाया जाता है कि इन सभी बातों को बोलते हुए शानपो तो अभी जेमी के गाल को भी कर लिया होता है। जेमी तो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए शानपो से एक क्लियर करती है कि लेकिन क्लाइंट्स के जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसे किसी भी गाइड को देना ये तो नॉट के रूल के पूरी तरीके से खिलाफ है। इसी समय तो हम लोग को यहाँ पे और 2 पर्सन को आते हुए दिखाई जाते हैं। दूसरी ओर शानपो भी इस जगह से जाने लगता है। जाते जाते जेमी से बोलने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे मतलब ये जो एरिया 17 है यहाँ पे सिर्फ जो ब्रांच मैनेजर किम है उसकी वजह से ही रुका हुआ हूँ। अगर ब्रांच मैनेजर किम यहाँ पे ना होता तो मैं अभी तक यहाँ से चला जाता। किम की इस बात को सुनने के बाद
जेमी अभी किम से बोलने लगती है कि हे शायद से तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर तुम एक गाइड होने के बावजूद एक एरिया से दूसरी एरिया पे जाओगे तो शायद से मेटा ह्यूमन तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। तो सनबो अभी दोबारा से मेटा ह्यूमन की बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि हर बार मेटा ह्यूमन ए मेटा ह्यूमन वो, अगर तुम्हें मेटा ह्यूमन से इतनी ही लगाव है तो जाके उनकी ले लो। सनबो तो अभी गुस्से के साथ ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें मारा ही जाना है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम एक मॉन्स्टर के हाथों मारा जाओ या फिर एक हंटर के हाथों मारा जाओ। सनबो अभी इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि इसी समय कोई एक जन आके सनबो के चेहरे के ऊपर बहुत ही जोरदार एक पंच को मार दिया होता है और सनबो बेचारा इस पंच को खाने के बाद अभी पूरी तरीके से सस्ता वाला ऋतिक रोशन बन जाता है और उड़ते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। एक दीवार से जाके टकराता है और जिस पर्सन ने सनबो को आके पंच मारा था वो पर्सन अभी यहाँ पे सनबो के गले को पकड़ के सनबो को ऊपर की ओर उठा लेता है। अभी वो पर्सन सनबो से बोलने लगता है कि मैं एक मेटा ह्यूमन हूँ और जैसा कि तुमने कहा था तो क्या मैं तुम्हें अभी मार दूं? वे पर्सन की मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद सनबो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर घूरने लगता है। तो वे पर्सन अभी सनबो से बोलने लगता है कि बाप रे, तुम्हारी आंखों का जो ऑडासिटी है वो तो बहुत ही ज्यादा टेंस है। वे पर्सन अभी सनबो के साथ और कुछ कर पाता। इसी समय यहाँ पे यन जियांग नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि अभी वे पर्सन से नॉट का जो रूल्स है उसके बारे में बताते हुए बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि नॉट के कोई भी मेंबर कभी भी एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर सकता, और जैसा कि तुम एक मेटा ह्यूमन हो और तुमने एक नॉन मेटा ह्यूमन पर्सन के ऊपर अटैक किए हो तो इसके बदले में तुम्हें जो पनिश मिलेगा क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अभी इयन जियांग की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद शियांग हो पूरी तरीके से गुस्सा होने लगता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को थूकना पड़ता है। सनबो को छोड़ना पड़ता है। सनबो धड़ाम करके नीचे की ओर गिरता है। इसके साथ ही सनबो अभी खसने लगता है। इयन जियांग अभी सनबो से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? सनबो रिप्लाई देता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इयन जियांग अभी शियांग से पूछने लगती है कि ये सब कुछ करके क्या तुम अपने आप को माइटी समझते हो? यहाँ पे आगे और ज्यादा बातचीत हो पाता। इसी समय यहाँ पे चैंगसो नाम का एक हंटर आ जाता है और बोलने लगता है कि तो तुम सभी ने एक दूसरे के साथ मिल लिए हो, ब्रांच मैनेजर तुम लोगों के लिए वेट कर रहे हैं और हाँ सनबो तुम भी हम लोगों के साथ ही आओ। तो अचानक से यहाँ पे इतने सारे हंटरों को एक साथ कतार होते हुए देखने के बाद सनबो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सनबो भी अभी समझ जाता है शायद से यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है। सनबो का ये सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को ब्रांच मैनेजर किम के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंगसो इन सभी को ये बताता है कि हम लोग को ग्वांग मायोंग का जो बैरियर है उसे प्रोटेक्ट करने का रिक्वेस्ट मिला है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी सनबो चैंगसो से बोलने लगता है कि तो इस बात का यही मतलब है कि वो दोबारा से पास आउट हो गया है। तो चैंगसो आगे से हाँ ही बोलता है। चैंगसो अभी ये भी बोलता है जब तक कि ना वो अपने आप को हील कर लेता है तब तक हम लोग को इस काम को करना होगा। सियोन को इसी समय बोलने लगता है कि दोबारा से ऐसे भी मैंने इस काम को पहले तो नहीं किया, लेकिन मैं इस काम के बारे में पहले से ही बहुत सारी कहानी सुन रखी है। इसी समय चैंगसो बोलने लगता है कि मैंने आसपास से रूमर सुनी है कि वो कुछ दिनों से सोई नहीं रही है। सियोंग अभी बोलने लगता है कि तो उन लोगों को जाके बता दो कि खुद ही वो लोग अपनी भूमि को प्रोटेक्ट करे। अभी सियोंग की मुंह से इस बात को सुनने के बाद ब्रांच मैनेजर किम बोलने लगता है कि इस बार की जो कंडीशन है उसकी वजह से वे सभी डिस्परेट हो रखे हैं। सियोंग पूछता है कि आखिरकार कैसी कंडीशन? किम बताता है कि सिटीजनशिप, मतलब जो भी बैरियर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा उसे सिटीजनशिप मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद सियोंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन अभी इस बात को सुनने के बाद हम लोग को सनबो को भी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ऊपर की ओर कर लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूँ। सनबो की मुंह से इस बात को सुनने के बाद चैंगसो सनबो से बोलता है कि तो ठीक है चलो हम लोग अपना बेस्ट देंगे इस काम को करने के लिए। अभी तो यंगजंग भी अपना हाथ ऊपर की ओर करते हुए बोलने लगती है कि मैं उस सिटी के बारे में बहुत सारे स्टोरी सुनी है तो मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। यंगजंग की मुंह से इस बात को सुनने के बाद यंगो बोलता है कि अरे यार ये भी कोई बहाना हुआ वहाँ पे जाने की। यंगजंग बोलता है कि साले चुप हो जा, मुझे जाना है, तुझे क्या? तो अभी सभी को राजी होता हुआ देखने के बाद शियोंगो भी राजी हो जाता है। तो चैंगसो अभी इन तीनों से बोलता है कि साउथ वेस्ट में जो एग्जिट गेट है वहाँ पे 6 बजे पहुँच जाना। चैंगसो का ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। रात हो जाती है। अभी हम लोग को सनबो को अपने कमरे में एक नोटबुक के ऊपर कुछ लिखते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे सनबो अभी हम लोग को ग्वांगमायोंग जो सिटी है उसके बारे में बताते हुए बोलता है कि डिस्ट्रक्शन के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट रिकंस्ट्रक्टेड सिटी है गायांगम्योंग और इस सिटी के बाहर की ओर एक एनर्जी फील्ड का कोर है जो कि बाहर के जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी को सिटीज के अंदर जाने से रोकता है। और ये जो सिटी है इसके बाहर जो बैरियर लगा हुआ है जिसको कि कोर एनर्जी फील्ड से जाना जाता है उसे कई दशकों से एक मेटा ह्यूमन जिसका नाम पेट्रिक है वही मेंटेन करते हुए आ रही है। और जब जब उसकी हेल्थ इशू होती है तब तब बैरियर के ऊपर भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। और हम लोग जब बैरियर को रिपेयर करने के लिए जाएंगे तब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ये है कि हम लोग को तब तक बैरियर को मेंटेन करके रखना होगा जब तक कि ना बेट्रिच फुल्ली हील हो जाए। और अगर उसकी हीलिंग टाइम में कोई भी इस क्लास मॉन्स्टर आके अटैक कर देते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सिटी के अंदर जितने भी मेटा ह्यूमन है उनमें से आधातर मारा ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात सनबो
को समझ में नहीं आती कि आखिरकार जो सेफ्टी जोन वाले हैं, मतलब जो सिटीज में रहते हैं, उन लोगों के बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरकार नॉन सेफ्टी जोन वाले मतलब विल्डरनेस वालों को ही क्यों हायर किया गया है। सनबो का इस सोचने के साथ ही सीन नेक्स्ट डे का होता है। हम लोगों को सभी को एक ही जगह पे इकट्ठा होते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सनबो अभी सभी से बोलने लगता है कि मैंने ये सुना है कि एग्जिट गेट के आसपास एक 5 रैंक के बीस्ट मॉन्स्टर को देखा गया है। सनबो की इस बात को सुनने के बाद चैंगसो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए सनबो से बोलने लगता है कि एक 5th क्लास मॉन्स्टर, उसे हैंडल करना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा टफ होगा। तो सनबो अभी इन सभी से बोलने लगता है कि तो इसी कारण ही मैंने एक अलग ही प्लान बनाया है, मैंने एक अलग ही रास्ते को ढूंढा है। और ये बोलने के साथ ही सनबो अपने पास से एक मैप को बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही मैप के अंदर दिखाने लगता है कि वे लोग आखिरकार किस रास्ते से सिटी तक जाएंगे। सनबो का जो प्लान था सभी को ही पसंद आती है, तो सभी लोग सनबो का जो प्लान है उसके मुताबिक ही सनबो के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन अभी चलते चलते सनबो नीचे की ओर कुछ देखता है, सभी को इशारा करते हुए रुकने के लिए बोलता है। तो अभी सियोन को सनबो से पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ भाई। तो सनबो अभी उसे चुप होने के लिए बोलता है। सनबो के पैरों के जस्ट नीचे अभी हम लोग को एक बीस्ट के फुटप्रिंट को दिखाया जाता है और फुटप्रिंट को देखने के बाद सनबो को समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर भी सामने की ओर ही गया है। तो इस समय सनबो इयोनजियोंग को उसकी जो स्किल है उसे यूज करके सामने की ओर अच्छी तरीके से चेक करने के लिए बोलता है। तो इयोनजियोंग अभी ऐसा ही करती है, विजन स्किल को एक्टिवेट करके धूल के अंदर से सामने की ओर अच्छी तरीके से देखने लगती है। इयोनजियोंग सब कुछ अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद बताती है कि उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया जो कि आगे जाके उन लोगों के लिए थ्रेट बने। तो इस समय सनबो सभी को बताता है कि ये जो फुटप्रिंट है ये हॉबगॉब्लिन का फुटप्रिंट है। हॉबगॉब्लिन इस नाम को सुनने के बाद तीनों के तीनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। सनबो तो अभी इन लोगों से ये भी बताता है कि फेस ऑफ द गॉब्लिन लगभग 15 मिनट पहले यहाँ से गए हैं और जैसा कि हॉबगॉब्लिन्स हम लोगों के ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, लेकिन उन लोगों की स्मेलिंग जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो शायद से अभी तक उन लोगों ने हम लोगों के स्मेल को कैच कर लिया और इसी ओर ही आ रहे हैं। सनबो की इस बात को सुनने के बाद इयोनजियोंग दोबारा से अपनी जो एबिलिटी है उसे यूज करते हुए दूसरी डायरेक्शन की ओर देखने लगती है और सभी को बताती है कि सनबो ने अभी जो भी बोला है वो सभी बातें झूठ नहीं है। इयोनजियोंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद चैंगसो अभी बोलने लगता है कि इसी कारण ही मैं गाइड के रूप में सनबो के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। चैंगसो अभी सनबो से पूछने लगता है कि जैसा कि हम चारों के अंदर सिर्फ 2 ही जानी जो कॉम्पैक्ट एबिलिटी है उसे यूज कर सकते हैं, तो क्या सनबो यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से कि हम लोग गॉब्लिनों से बच पाए। तो इस बात के रिप्ले में सनबो बोलने लगता है कि यहाँ से नॉर्थ की ओर एक पुल है, तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ तक ही पहुंचना होगा। और इसके साथ ही सनबो अभी सियोनखो को इयोनजुंग को कैरी करने के लिए बोलता है। देखते ही देखते वे सभी अभी यहाँ से दौड़ते हुए जाने लगते हैं। जाते जाते सियोनखो अभी अपना भतीजा से शकल बनाते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार ये बच्चा मतलब सनबो मुझे कमेंट्स देना कैसे सीख गया। तो इयोनजियोंग बोलने लगती है कि जब वो कमेंट दे रहा था सच में तब वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था और तुम सियोनखो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी भागो। तो सियोनखो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, अभी तो इन लोग के पीछे मतलब धूल के अंदर अभी हम लोग को बहुत सारे हॉबगॉब्लिनों को भी देखने के लिए मिलते हैं जो लोग भी अभी इन लोगों का ही पीछा कर रहे होते हैं। सनबो अभी हम लोग को बताने लगता है कि जो हॉबगॉब्लिन होते हैं वो बेसिकली 18th क्लास के मॉन्स्टर होते हैं और ये लोग एक 19th क्लास ब्रास मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन जैसा कि ये सभी गॉब्लिन एक ही साथ रहते हैं और इसके साथ ही ग्रुप वॉर का जो स्ट्रॉन्ग सेंस है उसकी वजह से हॉबगॉब्लिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इवन एक मेटा ह्यूमन ही क्यों ना हो, अगर वो इन सभी गॉब्लिनों के साथ जाके फाइट करता है तो उसका भी हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। देखते ही देखते वे सभी अभी दौड़ते दौड़ते पुल के पास आ जाता है। पुल को देखने के बाद अभी सनबो अपने मन में ही बोलने लगता है कि इस पुल का लेंथ 6 से 7 मीटर तो होगा ही और अगर हम लोग अच्छे तरीके से उन लोग के साथ फाइट करें तो शायद से हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत की बात है वो ये है कि हम चारों के अंदर सिर्फ 2 ही जन कॉम्पैक्ट एबिलिटी वाले हैं। इन सभी बातों को अपने मन में सोचते सोचते अभी सनबो पुल के बीचों बीच आ जाता है। सनबो अभी चैंगसो एंड हंटर सियोंगहो को पुल के बीचों बीच रह के उन सभी गॉब्लिनों के साथ फाइट करने के लिए बोलता है और इन दोनों को क्रॉस करके बाकी जो गॉब्लिन पीछे की ओर आएगा उन सभी के साथ सनबो फाइट करने वाला था। तो अभी इयोनजियोंग सनबो से पूछने लगती है तुम्हें क्या करूं। तो सनबो से बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस मेरे पीछे ही रहो। देखते ही देखते सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चैंगसो एंड सियोनखो दोनों ही अपने अपने बॉडी के अंदर से ऑरा को रिलीज करने लगते हैं और दूसरी ओर सियोनबो जो कि अपने हाथ में डैगर को पकड़ के इन दोनों के पीछे ही खड़ा रहता है। सामने की ओर से सभी के सभी गॉब्लिन एक साथ झुंड में इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। इसी समय चैंगसो अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसके माध्यम से सामने की ओर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्ट्राइक मार देता है और एक ही स्ट्राइक में बहुत सारे गॉब्लिन ऐसे ही मारा जाते हैं। और ए वाली जो स्ट्राइक है इसे मारने के बाद चैंगसो बहुत ही जोर से उछल के सभी गॉब्लिनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अभी तो हम लोगों को सियोनखो को भी देखने के लिए मिलता है जो भी अपने शॉट के माध्यम से सामने की ओर बहुत सारे गॉब्लिनों को ऐसे ही गाजर मूली की तरह काट देता है। देखते ही देखते वे दोनों मिलकर अभी बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ सभी के सभी गॉब्लिनों को मारने लगते हैं और इन सभी चीजों को देखने के बाद सनबो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सनबो अपने मन में ही बोलने
बोलने लगता है कि मैं तो फालतू में ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और अभी का जो सिचुएशन है उसे देख के तो नहीं लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। चैंसो एंड सियांग हो दोनों ही बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ सभी के सभी गॉब्लिनों के साथ फाइट कर रहा होता है, सभी के सभी गॉब्लिनों को मार रहा होता है। लेकिन इसी समय एक गॉब्लिन चोरी छुप के यंग जियोन के पीछे आ जाता है। देखते ही देखते पिद्दू सा गॉब्लिन अभी यंग जियोन के बालों को पकड़ लेता है और खींच के यंग जियोन को नीचे की ओर लेके आता है। सनबो भी अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसी समय सियांगो सनबो से पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है। तो सनबो सियांगो से बोलता है कि तुम बस फ्रंट लाइन को देखो, पीछे की ओर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। अभी सनबो के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सियांगो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है। गॉब्लिनों को मारते हुए बोलता है कि साले तू मुझे सिर्फ दाएं बाएं करके ऑर्डर ही देते जा रहा है। सीन दोबारा से पीछे की ओर आता है जहाँ पे गॉब्लिन यान जियांग के सिर के बालों को पकड़ के पीछे की ओर खींच लिया होता है और इसके साथ ही अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसके माध्यम से बहुत ही पावरफुल एक अटैक भी कर देता है। लेकिन इसी समय सियांगो यंग जियांग के कमर को पकड़ के गॉब्लिन से दूर खींच लेता है, जिसके कारण अभी गॉब्लिन का अटैक यंग जियांग के बालों को छूकर निकल जाता है। यंग जियांग को बचाने के बाद सनबो अपने पास से मतलब अपने हाथ में डैगर को पकड़ के गॉब्लिन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। देखते ही देखते वो गॉब्लिन भी बहुत ही तेजी से सनबो की ओर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन सनबो भी किसी से कम नहीं होता। सनबो अपने पास जो डैगर है उसके माध्यम से गॉब्लिन के ऊपर एक स्लैश मार देता है। बेचारा गॉब्लिन की जो टोपी है वो भी इस स्लैश की वजह से उतर जाती है। लेकिन अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि इतना ज्यादा पावरफुल एक स्लैश खाने के बावजूद गॉब्लिन को अभी कुछ नहीं होता है, परंतु वो अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसके माध्यम से उछल के सनबो के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अटैक को कर दिया होता है। अभी इस अटैक को देखने के बाद सनबो बेचारा भी पूरी तरीके से घबरा जाता है और इसके साथ ही अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ देर तक कुछ ना होने की वजह से सनबो अभी जैसे ही अपनी आंखें ओपन करके देखता है तो वो देखता है कि जो गॉब्लिन अभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था वो गॉब्लिन तो अभी रुक चुका है। यंग जियांग सही टाइम पे आके गॉब्लिन के बैक साइड में नाइफ से अटैक करके गॉब्लिन को सनबो के ऊपर अटैक करने से रोक लेती है। गॉब्लिन भी अभी दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और इसी मौके का फायदा उठा के सनबो अपने पैरों से गॉब्लिन के पैरों पे मारता है। गॉब्लिन डिसबैलेंस होके सामने की ओर गिरने लगता है और इसी मौके का ही फायदा उठा के सनबो गॉब्लिन के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन आए थे उन सभी को ही मार दिए जाते हैं। सियांगो एंड चैंगसो दोनों ही भागते हुए इन दोनों के पास आने लगते हैं। यहाँ पे सनबो पूरी तरीके से घबरा जा चुका था। सनबो के हाथ भी अभी कांपने लगते हैं। सियांगो अभी यहाँ पे आके सनबो से बोलने लगता है कि तुम्हें यंग जियांग को डिफेंड करना चाहिए था। सियांगो के मुंह से इस बात को सुनने के बाद यंग जियांग अभी सियांगो से बोलने लगती है कि तुम्हें सनबो को बोलने से अच्छा खुद ही अच्छी तरीके से उन सभी गॉब्लिनों को मारना चाहिए था। आखिरकार वो गॉब्लिन हम लोगों के पीछे कैसे आया था। अभी यंग जियांग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सियांगो यंग जियांग से बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था आखिरकार वो गॉब्लिन हम दोनों को ही अवॉइड करके तुम दोनों के पीछे कैसे आ गया था। वे दोनों को अभी इस तरीके से बातें करते हुए देखने के बाद चैंगसो वे दोनों को ही चुप होने के लिए बोलता है और इसके साथ ही सनबो से पूछने लगता है कि सनबो क्या तुम ठीक हो। तो आगे से सनबो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन सनबो अभी अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि मैं हंटर यंग जियांग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, परंतु मुझे उसकी हेल्प भी लेनी पड़ी। सनबो अभी इन सभी बातों को सोच ही रहा था। लेकिन इसी समय चैंगसो सनबो से ये पूछने लगता है कि सनबो क्या हम लोग को यहाँ से जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फाइट की वजह से और भी मॉन्स्टर इसी तरफ ही आ सकते हैं। तो सनबो अभी इन सभी को रिलैक्स होने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है। अगर होता तो वे सभी मॉन्स्टर पहले ही इन सभी के ऊपर अटैक कर देते। देखते ही देखते अभी चारों ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद सियांगो अभी सनबो से पूछने लगता है कि सियांगो आखिरकार हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। सियांगो की मुंह से इस बात को सुनने के बाद सनबो अचानक से सामने की ओर दौड़ने लगता है। सनबो को अचानक से इस तरीके से दौड़ता हुआ देखने के बाद सियांगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए सनबो से बोलने लगता है कि साले तू दोबारा से चालू हो गया, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन इस समय सनबो बिना किसी बात सुने सीधा ऊपर की ओर चढ़ने के बाद सभी को ऊपर की ओर आने के लिए बोलता है। सनबो की इस बात को सुनकर सभी लोग अभी धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद अभी भी सभी जैसे ही सामने की ओर देखता है तो सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने की ओर ग्वांगमायोंग सिटी का डोम दिखाई दे रहा होता है। तो बिना किसी देरी करे अभी भी सभी डोम के पास चले जाते हैं। डोम के पास आने के बाद यंग जियांग एंड सियांगो दोनों ही डोम के आसपास जो बैरियर लगा हुआ है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। अभी यंग जियांग थोड़ा सा सामने की ओर आती है, अपने हाथ को बैरियर के पास लेके जाती है। लेकिन इसी वक्त सियांगो यंग जियांग के हाथ को पकड़ के बैरियर के अंदर घुसा देता है। बेचारी यंग जियांग अभी पूरी तरीके से घबरा जाती है। अभी यंग जियांग को इस तरीके से डराने के बाद सियांगो बोलने लगता है कि क्यों हिला डाला ना। इस बात के रिप्ले में अभी यंग जियांग जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी सियांगो से बोलने लगती है कि साले अगर मुझे डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या होता। चैंगसो यंग जियांग से पूछता है तो तुम्हें इसके अंदर हाथ डालने के बाद ऐसा कुछ भी महसूस
महसूस नहीं हुई ना? तो इसके रिप्लाई में अभी यंजियांग बताती है कि ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ अजीब टाइप का फील हुआ था। यंजियांग की मुंह से इस बात को सुनने के बाद शियांगहो वो भी अपने हाथ को बैरियर के आर पार 2-4 बार करता है। इसके साथ ही अभी चैंगसो से पूछने लगता है कि क्या सच में ये जो बैरियर है ये डेमोनिक बीस्ट को रोकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो चैंगसो अभी रिप्लाई देते हुए बोलता है कि ये जो बैरियर है पिछले 10 सालों से डेमोनिक बीस्टों से इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस बैरियर के ऊपर इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। तो अभी देखते ही देखते भेसा भी बैरियर को क्रॉस करके सिटी के अंदर घुस जाता है। इन लोगों के सामने ही अभी ब्लैक कोट पहने हुए एक ऑफिसर होता है जो कि तुरंत ही इन लोगों को रुकने के लिए बोलता है और इसके साथ ही इन सभी से इन लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी मांगता है। इस बात को सुनने के बाद चैंगसो आगे क्या आता है, अपने पास से अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है उसे ऑफिसर को दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैं नॉट का एक मेंबर हूँ और मैं विल्डरनेस एरिया 17 से आया हूँ और मेरा नाम चैंगसो है। तो ऑफिसर भी अभी कार्ड को लेके स्कैन कर लेता है और इसके साथ ही सभी को एक एक करके बेल्ट दे देता है और बोलता है कि इसे लो और पहन लो। हाथ में अभी ये जो ब्रेसलेट है इसे पहनने के बाद यंजियांग बोलने लगता है कि देख के लग रहा है कि ये एक गोल्ड ब्रेसलेट है और तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। इसी समय वो ऑफिसर इन सभी से बोलने लगता है कि कल सुबह 7 बजे बैरियर डिफेंस ऑपरेशन चालू होने वाला है और हाँ एक और बात, तुम लोगों की रहने की जो जगह है रात हो जाने के बाद उससे बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स वाइल्डरनेस के लोगों को देखने के बाद पैनिक भी हो सकते हैं। ऑफिसर की मुंह से अभी ये रात वाली बातों को सुनने के बाद शियांगहो अभी कैजुअली ऑफिसर से पूछता है कि अगर हम लोग रात को बाहर निकलते हैं तो क्या होगा? तो इस बात के रिप्लाई देते हुए ऑफिसर बोलता है कि उसी वक्त तुम लोगों का हाथ वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा और हाँ मेरी इस बात को सुनने के बाद ब्रेसलेट को अभी उतारने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुम ब्रेसलेट को अभी फोर्सफुली उतारने की कोशिश करोगे तब भी ये ब्रेसलेट ब्लास्ट हो जाएगा। ऑफिसर की मुंह से अभी इस बात को जानने के बाद यंजियांग एंड शियांगहो दोनों ही बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगते हैं, लेकिन बेचारे लोग और कर भी क्या सकते हैं। देखते देखते वे सभी सिटी के अंदर एंटर होने लगते हैं। एंट्रेंस गेट को क्रॉस करने के बाद सामने की ओर का जो नजारा है उसे देखने के बाद यंजियांग एंड शियांगहो दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वे दोनों को इस तरीके से शॉक होता हुआ देखने के बाद चैंगसो इन दोनों से पूछने लगता है कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम दोनों पहले कभी नहीं आए हो ना सिटी? तो अभी जैसे ही कैमरा एंगल सामने की ओर जाता है तो सामने कर अभी हम लोग को एक ऊंची बिल्डिंग को देखने के लिए मिलती है और इसी बिल्डिंग को देखने के बाद ही वे लोग इतना ज्यादा शॉक हो गया था। तो यार देखो इस सीन को देखने के बाद मुझे भी एक कहानी याद आई है। तो यार देखो ये वाली जो कहानी है ना एकदम सच्ची घटना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ कहानी। तो यार देखो मैं जहाँ पे रहता हूँ वो एकदम गाँव टाइप है और यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से 4-5 मंजिल तक बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा। और जब मैं पहली बार मेरे एक दोस्त के साथ शहर गया था, जहाँ पे मेरा दोस्त भी पहली बार ही शहर जा रहा था और उसका जो घर है ना मेरे घर से कुछ ही दूरी पे है, मतलब दोनों का जो सिचुएशन है वो सेम ही है। तो हम दोनों बस में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो जाते जाते मेरा दोस्त मुझसे बोल रहा था कि भाई देख साइड में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। हालांकि मैं भी पहली बार ही देख रहा था और मैं शहर भी पहली बार ही आया था, लेकिन मैं मेरे दोस्त को ये बोल नहीं सकता ना, तो मैं ऐसे खिड़की से झाँका और उससे बोला और ये वाली बिल्डिंग देख, उसकी साइड वाली जो बिल्डिंग है ना वहाँ पे मैं बहुत बार गया हूँ और इसके बाद बहुत कुछ हुआ था जो कि मैं आप लोग को और कभी बताऊंगा। तो ये वाली कहानी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही वे लोग अभी सिटी के अंदर एंटर करते हैं तो वे लोग अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा चिल मारते हुए देखते हैं और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी यंजियांग बोलने लगती है कि हम लोग बस सिटी के अंदर कुछ ही मीटर तक आए हैं, लेकिन यहाँ का सिचुएशन कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। इस बात को सुनने के बाद चैंगसो सामने से बोलता है कि हाँ जब मैं पहली बार सिटी के अंदर आया था तब मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। चैंगसो तो अभी सानपो से पूछने लगता है कि क्या तुम अभी जो एक्सरसाइज फैसिलिटी है वहाँ पे जाने वाले हो? तो इस बात के रिप्लाई में सानपो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आसपास देखने वाला हूँ, क्या पता कोई जरूरत की सामान मिल जाए। तो चैंगसो बोलता है कि ठीक है तो हम लोग बाद में मिलते हैं। लेकिन अभी शियांगहो सानपो से ये बोलता है कि तुम अपने एक हाथ को गवा के मत आना। मतलब शियांगहो अभी सानपो को साफ साफ ये बता रहा होता है कि कुछ ऐसा मत करना जिसके कारण तुम्हारे हाथों में जो ब्रेसलेट है वो ब्लास्ट हो जाए। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शियांगहो जो कि शहर के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है, यहाँ के लोगों को देखने के बाद अपने मन में ही सोचता है कि सच में यहाँ के लोग विल्डरनेस के लोगों से बहुत ही ज्यादा पीसफुली रहते हैं। इसी समय सानपो सामने की ओर एक एंटिक्वी हाउस नाम का एक बिल्डिंग देखता है। तो सानपो अभी दरवाजा ओपन करके जैसे ही अंदर की ओर जाने लगता है तो उसके सामने अभी एक लड़की आ जाती है जो कि बहुत सारे सामानों को लेके कहीं पे जा रही होती है। और जैसा कि सानपो अभी अचानक से सामने की ओर आ गया था तो इसी कारण ही लड़की थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है, लेकिन गिरती नहीं। लेकिन लड़की की जो आईडी कार्ड है वो गिर जाती है। चैंगसो अभी आईडी कार्ड को उठाता है और जैसे ही आईडी कार्ड को लड़की को देने के लिए पीछे की ओर घूमता है वो देखता है कि लड़की तो यहाँ से जा चुकी है। सीन चेंज हो जाता है। इसी बिल्डिंग के अंदर अभी हम लोग को कुछ देर बाद चैंगसो को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत सारे सामानों को खरीदा होता है। काउंटर पर जो व्यक्ति है वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इन सभी सामानों को क्यों खरीद रहे हो? तो सानपो आगे से बताता है कि मुझे कुछ काम के लिए ये सभी सामान चाहिए और इन सभी सामानों के बदले में कोड को देना होगा। और यहाँ पे कोड मतलब एक टाइप का क्रिस्टल जो कि मॉन्स्टरों को मारने के बाद उसकी बॉडी से प्राप्त होता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो बैक
बैक टू द स्टोरी। सनबो की नजर इसी समय एक फ्लैश ग्रेनेड की ऊपर जाती है। सनबो इसके बारे में अभी पूछने लगता है तो अभी ये व्यक्ति मतलब जो कि इस शॉप का मालिक भी होता है अभी सनबो को इस फ्लैश ग्रेनेड के बारे में सभी के सभी जानकारी देने लगता है। और मुझे पता है 110% लोगों को ही फ्लैश ग्रेनेड के बारे में तो पता ही है। शॉप ओनर अभी ये सब कुछ बातें बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय वही लड़की दोबारा से चिल्लाते हुए यहाँ पे आ जाती है और इसके साथ ही शॉप ओनर से ये पूछने लगती है कि क्या आपने मेरे एंट्रेंस कार्ड को देखा? तो आगे से शॉप ओनर बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन इसी समय सनबो अपने जेब में हाथ डालता है, लड़की की जो कार्ड है उसे बाहर की ओर निकाल लेता है और उसे दिखाने लगता है। तो लड़की अभी सनबो के पास अपनी जो कार्ड है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सनबो के पास से जल्दी जल्दी से कार्ड को ले लेती है और अपने सिर को खुजलाते हुए एक भोंदू की तरह हंसने लगती है। लड़की भी अभी सनबो को देखने के बाद समझ जाती है कि सनबो विल्डरनेस से है और इसके साथ ही लड़की अभी सनबो से पूछने लगती है कि क्या तुम कोई मेटा ह्यूमन हो? तो आगे से सनबो बताता है कि नहीं, मैं कोई मेटा ह्यूमन नहीं हूँ। सनबो की मुझसे इस बात को सुनने के बाद अभी ये लड़की दोबारा से सनबो के हाथ को पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए सनबो से दोबारा से पूछने लगती है कि तुम सच बोल रहे हो ना कि तुम कोई मेटा ह्यूमन नहीं हो? सनबो आखिरकार किस टाइप का मेटा ह्यूमन है वो लड़की अभी उसे ही जज करने लगती है, लेकिन अभी सनबो को दिखाया जाता है। सनबो को अभी कुछ अजीब सा ही महसूस होने लगता है तो सनबो अभी जल्दी जल्दी से लड़की के हाथ से अपने हाथ को खींच लेता है। सनबो को अभी ये करता हुआ देखने के बाद लड़की भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, बोलने लगती है कि मुझे गलत मत समझना, मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो आगे से सनबो बताता है कि मैं तो तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं कोई भी मेटा ह्यूमन नहीं हूँ। सनबो की मुझसे इस बात को सुनने के बाद अभी वो लड़की पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि मुझे तुम्हारे पास से मेटा ह्यूमन होने की सिग्नल मिल रही है। लड़की की मुझसे इस बात को सुनने के बाद सनबो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो आगे से लड़की हंसते हुए सनबो से बोलने लगती है कि ये बात तो सच है कि तुम्हारी बॉडी से मेटा ह्यूमन होने की सिग्नल मिल रही है, लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा अद्भुत है कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रही है। वो लड़की अभी ये सब कुछ बातें बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय उसके फोन में अभी कुछ रिंग होता है। तो वो लड़की अभी अपने फोन को चेक करते हुए बताती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और ये बोलने के साथ ही वो लड़की अभी फोन में उसके टीम लीडर के साथ बात करते हुए यहाँ से जाने लगती है। पीछे की ओर सनबो जो कि अभी भी अपने हाथ को पकड़ के बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही कुछ सोचे जा रहा होता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोगों को सनबो को अपने कमरे में दिखाया जाता है। सनबो अपने हाथ में वही फ्लैश बैंक को पकड़ के अपने मन में ही उसी बारे में ही सोच रहा होता है कि सनबो एक मेटा ह्यूमन है। लेकिन इन सभी बातों को सोचने के बावजूद सनबो बेचारा कर भी क्या सकता है? अगर वो मेटा ह्यूमन भी है फिर भी उसके पास तो कोई खास एबिलिटी है ही नहीं। सनबो तो बस एक गाइड के रूप में काम करता है। तो ज्यादा हेडेक न करते हुए सनबो सो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे सनबो की तरह और भी जितने भी ग्रुप आए हैं उन सभी को भी दिखाए जाते हैं। देखते ही देखते सामने की ओर जो बैरियर है वो भी अभी हटने लगता है और सभी दौड़ते हुए बाहर की ओर जाने लगते हैं मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। वे सभी अभी दौड़ते हुए सामने की ओर कुछ ही दूरी पे जैसे ही जाते हैं तो एक लौंडा सामने की ओर का जो नजारा है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है। सामने की ओर हम लोग को बहुत सारे मधुमक्खी जैसे फ्लाइंग बिस्टों को देखने के लिए मिलते हैं और वे सभी बिस्ट मिलके यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। चैंगसो भी दौड़ रहा था और सभी से बोलता है कि बस सामने की ओर फोकस करो और दौड़ो। इस समय सनबो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग इस तरफ जाएंगे। देखते ही देखते फिर सभी अभी अलग की तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे बाकी जितने भी लोग थे उन सभी को सामने से मॉन्स्टर आके घेर लेते हैं। इसी समय एक व्यक्ति जो कि दौड़ते हुए एंट्रेंस गेट की ओर भागने लगता है और बोलने लगता है कि सिटी के अंदर रहने का मौका जाए भाड़ में, मुझे अभी जिंदा रहना है। लेकिन एंट्रेंस पे जो दोनों गार्ड था वे दोनों उस व्यक्ति को वहीं पे रोक लेता है। व्यक्ति भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो गार्ड अभी स्टिक के माध्यम से व्यक्ति को नील डाउन कर देता है। यहाँ पे भागते हुए जो एक और लौंडा आ रहा था साइड वाला गार्ड तो एक ही अटैक में उसके सिर को ही उड़ा देता है। अभी पीछे की ओर जो कुछ भी हो रहा है इन सभी चीजों को देखने के बाद यंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। इसके साथ ही चैंगसो से बोलने लगती है कि क्या आपने वो देखा? तो चैंगसो आगे से बोलता है कि तुम्हें वो सब कुछ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस सामने की तरफ देखो और दौड़ो। सनबो भी अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अपने मन में ही बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिटी के हंटर कमजोर है, वैसे भी हम लोग को यहाँ पे इसी कारण हायर किया है जिससे कि वे लोग हम लोगों को यहाँ पर एक चारे के तौर पे यूज कर पाए। यंग जॉन अपनी जो विजन आई है उसे यूज करते हुए सभी को बोलती है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में एक पावरफुल बीस्ट को महसूस कर पा रही हूँ। अभी यंग जॉन की मुंह से इस बात को सुनने के बाद सनबो सभी को यहाँ पे रुकने के लिए बोलता है। शियानगो भी अभी अचानक से सनबो को यहाँ पे रोकने का कारण पूछता है तो सनबो अभी सभी से बोलने लगता है कि अगर मेरा प्रेडिक्शन सही है तो मेरे अंदाज से यंग ने अभी जो बीस्ट महसूस की है वो 9th क्लास का पावरफुल बीस्ट है। सनबो की मुंह से इस बात को सुनने के बाद जियानगो चैंगसो से पूछने लगता है कि बॉस हम लोग उस मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट करेंगे? तो आगे से सनबो अभी बोलता है कि अगर हम लोग पिछले वाले गॉब्लिनों के साथ उस मॉन्स्टर का कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग उसके साथ फाइट करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, मतलब हारना एकदम तय है और यहाँ पे हारना मतलब डेथ। सनबो की मुंह से इस बात को
सुनने के बाद यंग जॉन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। घबराते हुए पूछने लगती है कि तो अभी हम लोग क्या करेंगे। तो आगे से सनबो अपने पास से एक इक्विपमेंट बाहर की ओर निकाल लेता है जिसको कि उसने उस शॉप से खरीदा था। देखते ही देखते सनबो वो जो इक्विपमेंट है उसे पहन के पानी के अंदर उतर जाता है और बोलने लगता है कि इस तरीके से हम लोग अपनी जो बॉडी है उसे छिपा सकते हैं। देखते ही देखते वे तीनों भी अभी सनबो के साथ उसी इक्विपमेंट को पहन के पानी के अंदर आ जाता है और इसके साथ ही भेसा भी पाइपों को बाहर की ओर काट के पानी के अंदर अपने अपनी बॉडी को छिपा लेते हैं। सनबो अभी पानी के अंदर लेटे लेटे महसूस करता है कि बाहर की ओर जितने भी मर्सेनरीज है उन सभी को ही वो 9 क्लास मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। जब बाहर का माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो सनबो धीरे से अपने सिर को ऊपर की ओर करके चारों ओर देखता है तो देखता है कि सिर्फ लाशें और लाशें। सनबो तो अभी सभी को ही पानी से बाहर आने के लिए बोलता है। सियोनघो अभी आसपास के नजारे को देखने के बाद सनबो से पूछने लगा कि क्या वे तभी मारा जा चुका है। तो सनबो बताता है कि हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है जितने भी लोग 9th क्लास मॉन्स्टर के साथ फाइट किए हैं वे सभी लोग मारा ही जा चुकी है। सनबो तो अभी ये भी बताता है कि हम लोग अभी 9th क्लास मॉन्स्टर का जो ट्रैक है उसे फॉलो करते हुए जाएंगे क्योंकि 9th क्लास मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो शायद से उनके रास्ते में और कोई अलग मॉन्स्टर नहीं होंगे। यंजोंग बोलती है कि हम लोगों को छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। यंजोंग की एक कहते ही सीन चेंज हो जाता है। रात हो जाती है, सभी मिलके एक बिल्डिंग को ढूंढता है जहाँ पे फ्लोर के ऊपर एक बॉनफायर चला के चारों ही बैठे हुए होते हैं। सियोनघो अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए ये पूछने लगता है कि अरे यार ये सभी चीजें कब खत्म होने वाली है। चेंगसो आगे से बताता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पिछली बार ये सब कुछ ही घंटों में खत्म हो गया था, शायद से इस बार भी ऐसा ही होगा। हम लोग यहाँ पे सिग्नल के लिए रुकने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। चेंगसो इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय सनबो को कुछ महसूस होता है। सनबो पूरी तरीके से सतर्क हो जाता है। सियोंघो को भी अलर्ट कर देता है। यंजियांग अभी फ्लैश लाइट को बंद कर देती है। चेंगसो अपने पास से अपने वेपन को बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही सनबो से पूछने लगता है कि आखिरकार सीन क्या है। तो सनबो बताता है कि मैंने शायद से एक सस्पिशियस चीज को देखा। चेंगसो एंड सनबो दोनों ही गेट की ओर देखने लगते हैं। चेंगसो बोलता है कि लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा शांत है। सनबो फिर भी चेंगसो को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है। इसी समय दोबारा से लेकिन इस बार सभी को ही कुछ फील होता है। अभी सामने की ओर अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें इन लोगों को दिखाई देते हैं। चेंगसो इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है। चिल्लाते हुए सनबो एंड यांजियांग को पीछे रहने के लिए बोलता है। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर अभी धीरे धीरे करके अंदर की ओर आने लगता है। मॉन्स्टर को देखने के बाद सनबो का मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक जाता है। घबराते हुए सनबो अभी बोलने लगता है कि ये तो ब्लैक मैंटिस थे। सनबो की मुंह से इस बात को सुनने के बाद चेंगसो सनबो से पूछने लगता है कि क्या ब्लैक मैंटिस, लेकिन तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो। तो सनबो अभी बोलने लगता है कि मैं इसके डिटेल्स के बारे में उतना भी नहीं जानता, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि ब्लैक मैंटिस एक फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट होता है। इनके हाइट 2 मीटर से 4 मीटर के बीच होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि मुझे नहीं पता आखिरकार ये जो बीस्ट है इसका वीकनेस क्या है, और तो मुझे ये भी नहीं पता आखिरकार हम लोग इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो बीस्ट है आज तक भी इसका कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नहीं बना। तो इसी कारण ही शायद से हम लोग को यहाँ से जल्दी से भागना होगा। सनबो की मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी चेंगसो सनबो से बोलने लगा कि तो क्या हम लोग इसके साथ फाइट करते हुए इन सभी चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सनबो अभी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि कोई भी बीस्ट का क्लास अननोन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और वैसे भी ये जो ब्लैक मैंटिस है वो एक 9th क्लास बीस्ट के टेरिटोरी में आया है। तो इस बात से ये तो अंदाजा लगता है कि ये जो ब्लैक मैंटिस है ये उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है। सनबो इन सभी को ये सभी बातें बता ही रहा था। इसी समय ब्लैक मैंटिस जो कि अपनी जगह से अचानक से जंप करके इन सभी के पीछे से उड़ जाता है। ब्लैक मैंटिस को अभी अचानक से उड़ के जाते हुए देखने के बाद चेंगसो चिल्लाते हुए सभी से बोलता है कि तुम सभी अपने अपने आसपास अच्छी तरीके से ध्यान रखो और इसके साथ ही कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन को बनाओ। सियोनघो अपने सामने देखते हुए बोलने लगता है कि इस जगह में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, मुझे सामने की ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो मास्टर कहाँ से अटैक करेगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चेंगसो बताता है कि सभी लोग अपने आप को शांत करो और हो सके तो ज्यादा पैनिक मत हो। सनबो भी अभी चिल्लाते हुए यांजियांग से बोलता है उसका जो विजन है उसे ऑन करने के लिए। यांजियांग अपनी जो विजन स्किल है उसे भी ऑन करते हुए आसपास अच्छी तरीके से देखने लगती है, परंतु वो मॉन्स्टर उसे कहीं पे दिखाई नहीं देता। लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर अभी सनबो के पीछे आके खड़ा हो जाता है। सनबो इस चीज को महसूस करने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। मॉन्स्टर ने सनबो के ऊपर जो अटैक किया था उसे अपने हाथ में जो टैगर था उसके माध्यम से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर की पावर ज्यादा होने की वजह से सनबो पीछे की ओर धकेल जाता है। यांजियांग सनबो से पूछने लगती है कि सनबो क्या तुम ठीक हो। सनबो
सनबो बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा शॉट गिर चुका है। सनबो ये बोल ही रहा था, इसी समय यंजियांग अपनी जो विजन आई है उसे यूज करते हुए देखती है कि वो जो ब्लैक मैंटिस है वो सनबो के ऊपर से सनबो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तो जल्दी से यंजियांग सनबो को इसके बारे में बता देती है। देखते ही देखते ब्लैक मैंटिस अभी अपने स्पाइक से सनबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक को डॉज करने के लिए सनबो के पास कोई टाइम ही नहीं रहता। बेचारा सनबो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इसी समय यहाँ पे दौड़ते हुए चैंगसो आ जाता है। अपने हाथ में जो एक से उसके माध्यम से ब्लैक मैंटिस के स्पाइक को ब्लॉक कर लेता है। चैंगसो अभी ब्लैक मैंटिस को ब्लॉक करते हुए सनबो से बोलने लगता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये बोलने के साथ ही अभी चैंगसो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्ट्राइक ब्लैक मैंटिस के ऊपर दे मारता है। सनबो अभी इसी मौके का फायदा उठा के दौड़ते हुए बाकी दोनों के पास आ जाता है। यंजियांग अभी सनबो से सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो सनबो बताता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। तो सियोनघो बोलता है कि काश यहाँ पे थोड़ी सी लाइट होती। सियोनघो की मुंह से इस बात को सुनने के बाद सनबो अभी अपने जेब से एक गोला जैसा कुछ बाहर की ओर निकाल लेता है, जो कि देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। सियोनघो उस गोले को चैंगसो की ओर फेंक के मारता है, जिसको कि चैंगसो अपने पैरों से पकड़ लेता है। गोले की जो लाइट है उसकी वजह से अभी चैंगसो को ब्लैक मैंटिस अच्छी तरीके से दिखाई देने लगता है। चैंगसो ब्लैक मैंटिस से बोलने लगता है कि ओह तुम वहाँ पे छिपे हुए हो, जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अभी तो सियोनघो भी दौड़ते हुए चैंगसो के पास आने लगता है चैंगसो की मदद करने के लिए, लेकिन चैंगसो चिल्लाते हुए सियोनघो को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है और रेकलेसली कोई भी मूवमेंट करने के लिए माना भी करता है। और इसके साथ ही सियोनबो से ये भी बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसे मैं मारूंगा। सनबो भी अभी चैंगसो की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अपने मन में ही बोलता है कि चैंगसो ने जो कुछ भी बातें बोली है वो एकदम सही है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटी है और दोनों मिलकर फाइट करना मतलब एक दूसरे के मूवमेंट को ब्लॉक करना। देखते ही देखते चैंगसो अपनी स्किल को मैक्सिमाइज कर लेता है। उसकी बॉडी के आसपास ब्लू कलर की ऑरा जेनरेट होने लगते हैं और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे बाकी तीनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। देखते ही देखते ब्लैक मैंटिस भी बहुत ही ज्यादा तेजी से चैंगसो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। दूसरी ओर चैंगसो भी अपने वेपन को लेके ऊपर की ओर ब्लैक मैंटिस के और ही अटैक करने के लिए उछल जाता है। चैंगसो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अटैक ब्लैक मैंटिस के ऊपर कर देता है। ब्लैक मैंटिस इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्पाइक का यूज करता है, लेकिन इस अटैक की ब्लॉक की वजह से ब्लैक मैंटिस अभी पीछे की ओर धकेल जाता है। लेकिन ब्लैक मैंटिस अभी बहुत ही तेजी से दोबारा से चैंगसो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अपने हाथ के माध्यम से मतलब जो स्पाइक वाला हाथ है उसके माध्यम से चैंगसो के ऊपर एक अटैक कर देता है। चैंगसो अपने सिर को नीचे की ओर करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और देखते ही देखते अभी चैंगसो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अटैक मॉन्स्टर के ऊपर करने के लिए चला जाता है, लेकिन मॉन्स्टर भी कहीं से नहीं होता। चैंगसो के ऊपर पलटा अपने स्पाइक से अटैक कर देता है, तो चैंगसो इस अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। चैंगसो तो अभी इस अटैक को रोकते रोकते अपने मन में ही सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। चैंगसो ये सोच ही रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी अपने दूसरे हाथों से मतलब दूसरा जो स्पाइक है उसके माध्यम से चैंगसो के पैरों के ऊपर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखने के बाद सियोंघो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने शॉट के माध्यम से मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही तेजी से जाके अटैक कर देता है, लेकिन इसके अटैक को भी मॉन्स्टर बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। सियोंघो के अटैक को ब्लॉक करने के साथ ही मॉन्स्टर अभी अपने पैरों से सियोंघो के ऊपर बहुत ही जोरदार एक लात मार देता है। सियोंघो इस लात को खाने के बाद एकदम सीधा उड़ते हुए एकदम पीछे दीवारों में जाके चिपक जाता है और एक ही अटैक में सियोंघो को इस तरीके से हारता हुआ देखने के बाद वे तीनों ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। इसी समय ब्लैक मैंटिस मॉन्स्टर अपने स्पाइक को चैंगसो के पैरों से बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही बहुत ही तेजी से अपने स्पाइक को चैंगसो के कंधे के आड़ पार कर देता है। चैंगसो इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। बेचारा दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाता है। चैंगसो को अभी जख्मी कर देने के बाद ब्लैक मैंटिस अभी चैंगसो को पीछे की ओर धकेल देता है। चैंगसो भी अभी उड़ता हुआ दीवारों में जाके टकराता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अभी दोनों को नॉकआउट करने के बाद ब्लैक मैंटिस अभी अपनी भयानक आंखों से सनबो एंड यंजियांग की ओर ही घूर घूर के देखने लगता है। सनबो भी अभी समझ जाता है कि अब उन लोगों की बारी है। सनबो अपने पास से अपने डैगर को बाहर की ओर निकाल के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पीछे की ओर यंजियांग को दिखाई जाती है, जो कि अपने दोनों कॉम्पैक्ट साथियों को इस तरीके से हारते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो गई होती है। सनबो अभी जो कि अपने हाथ में डैगर को पकड़ते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार सामने की ओर ये जो ब्लैक मैंटिस है इसकी वीकनेस क्या है, आखिरकार मैं इसे कैसे हराऊं, क्या मैं इसके हेड पर अटैक करूं या फिर गर्दन पे, नहीं या फिर पैरों पे अटैक करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सनबो अभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा था। इसी समय उसे ब्लैक मैंटिस की बॉडी में एक अजीब सा पॉइंट दिखता है। सनबो समझता है कि शायद से यहाँ पे अटैक करने से ब्लैक मैंटिस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाएगा, तो सनबो अभी बिना किसी देरी के
बहुत ही तेजी से ब्लैक मैंटिस के उसी पॉइंट पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखते ही देखते ब्लैक मैंटिस अभी सानबो को एक ही ब्लो में पीछे की ओर उड़ा देता है। सानबो बेचारा इस एक ही अटैक में बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, उसे हिलने का मौका भी नहीं मिलता और उतने में ही यहाँ पे ब्लैक मैंटिस भी आ जाता है। अपने दोनों स्पाइकों को सानबो के गर्दन के दोनों साइड रखता है। सानबो अभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सानबो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सानबो अपने मन में ही सोचता है कि शायद से आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन इसी समय बाहर से कुछ जोर से आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनने के बाद ब्लैक मैंटिस का भी ध्यान भटक जाता है। ब्लैक मैंटिस अभी घुर घुर के जिस तरफ आवाज हुई थी उसी और ही देखने लगता है। सानबो भी इस चीज को नोटिस करने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। देखते ही देखते ब्लैक मैंटिस अभी सानबो को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। सानबो भी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है और अपने मन में भी बोलता है कि तो आज मैं बच गया। इसी वक्त सानबो के पास यंजियांग आके सानबो से पूछने लगती है कि सानबो क्या तुम ठीक हो, लेकिन सानबो कुछ रिप्लाई न देते हुए अभी अपने मन में ही गुंगराते हुए सोचने लगता है कि आखिरकार वो ब्लैक मैंटिस यहाँ से भाग क्यों गया। क्या मैं उसकी नजरों में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ या फिर वो बीप जो साउंड आई थी उसकी वजह से, और वैसे भी मैं उस तरीके की एक स्ट्रेंज नॉइस कभी भी नहीं सुना। क्या ये डेमोनिक बिस्टों के अंदर कोई सिग्नल है। सानबो की ये कहने के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियोस को एंड तक देखे हो और हाँ अभी तक हम लोगों के मेन कैरेक्टर ने मतलब सानबो ने अपने पावर को एक बार भी यूज नहीं किया। तो देखो यार गाइस, सच से आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है क्योंकि मेन कैरेक्टर वही फाइट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मानवा की तरह ये उतना भी नहीं है, मतलब भाई एमसी आएगा एकदम अचानक से सभी को मार देगा, पावरफुल एमसी, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मानवा में हम लोग की एमसी मतलब जो सानबो है उसकी पूरी जर्नी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से वो पावरफुल बनता है, ओपोनेंट के साथ फाइट करता है, पॉलिटिकल दबाव और तौर किस तरीके से मॉन्स्टरों को हंट करता है, उन सभी चीजों को धीरे धीरे करके दिखाया जाएगा। तो यार देखो ये वाली वीडियो में अगर व्यूज आती है तभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा क्योंकि ये वाली मानवा की लगभग 80 चैप्टर रिलीज हो चुकी है और मैंने शायद से अभी तक 10 ही चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो अगर व्यूज आती है तो आगे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो नहीं। बाकी तो यार आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो मुझे नहीं पता। सो वीडियोस पसंद आई तो लाइक करके जाना, जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।